आ जाओ बच्चों, अब अपन करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसके पहले अपन ने पढ़ा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब पढ़ रहे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो मेरे डिबेंचर थे ना, वो प्योर मेरे लिए लायबिलिटी थी, और जब मैं लायबिलिटी रीपे कर रहा हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ ना बच्चों, प्रेफरेंस शेयर एक तरीके से शेयर कैपिटल का पार्ट है, और जब मैं शेयर कैपिटल के पार्ट को रिडीम कर रहा हूँ तो तब कहीं ना कहीं बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसका रूल क्या है, जब भी मैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करूं, इट शुड बी रिडीमेबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। मतलब अगर मेरे फ्री रिजर्व में बैलेंस है तभी मैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहिए। अगर मेरे फ्री रिजर्व में बैलेंस नहीं है और फिर भी मुझे डिबेंचर रिडीम्शन करने हैं, तो उसके लिए क्या कर दो, कुछ नए इक्विटी शेयर इश्यू कर दो और उसके बदले प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लेना। ऐसा चलेगा कब, जब तुम्हारे फ्री रिजर्व में बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे फ्री रिजर्व में बैलेंस है तो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं, अगर फ्री रिजर्व में बैलेंस है तो तुम डायरेक्टली क्या कर दो, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है सीआरआर का। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फ्री रिजर्व का बैलेंस था, इसका मतलब तुम्हारी डिविडेंड देने की कैपेबिलिटी थी, तो तुम ऐसा ना कर दो पहले रिडीम कर दिया बाद में डिविडेंड भी दे दिया। इसीलिए कंपनीज एक्ट में क्या बोला हुआ है, जितने की भी तुम नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम करेंगे, देखो बच्चों ध्यान देना, जितने की भी नॉमिनल वैल्यू अगर रिडीम बताओ तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जितने भी रिडीम करोगे उतने की ही अमाउंट को तुम्हारे डिविजिबल प्रॉफिट को सीआरआर में लेके चले जाओ। यानी एक बात बताओ तो मैं जो प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकता था उसको मैं एक जेल में बंद कर दूंगा, और इन्होंने जेल का नाम क्या दे दिया, सीआरआर। देखो बच्चों ध्यान देना, आराम से सुनो क्या बता रहा हूं मैं। मेरे कुछ प्रॉफिट्स थे, ये प्रॉफिट मेरे डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब मैं इसके अगेंस्ट क्या दे सकता हूं, डिविडेंड दे सकता हूं, मेरे फ्री रिजर्व है। अब कंपनीज एक्ट का बोलना क्या है कि तुम फ्री रिजर्व में से वापिस से रिडीम कर रहे हो तो तुम्हारा ये अमाउंट ब्लॉक होना चाहिए। ये अमाउंट ब्लॉक होना चाहिए मतलब इसको तुमको उठा के जितने की नॉमिनल वैल्यू तुमने रिडीम की डिविजिबल प्रॉफिट में से उतने की ही नॉमिनल वैल्यू तुमको कहां लेके जाना पड़ेगा, तुमको इसको जेल में लेके जाना पड़ेगा, मतलब सीआरआर। ठीक है, कहां लेके जाना पड़ेगा, सीआरआर के जेल में लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, सीआरआर के जेल में लेके जाओगे, जेल से कब छूटेगा, जेल से सिर्फ एक ही चीज में छूट सकता है, अगर तुमको याद हो बोनस का, बोनस की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली थी, बोनस शेयर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं बच्चों। ठीक है, तो सीआरआर जेल में से कब छूटेगा, अगर मैं बोनस दे दूं, बोनस दे दूं तो कहीं ना कहीं उनको वापस से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, पैसे कहीं नहीं गए, किसी भी लायबिलिटी वाले को दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी सीआरआर से मैं बोनस दे सकता हूँ। बोनस वाला अगर तुमको याद हो तो बोनस में अपन सबसे पहली प्रायोरिटी रखते थे सीआरआर को, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, अगर तुमको अच्छे से बताओ तो देखो ध्यान देना, आराम से क्रक्स बता के जाता हूं। देखो सर, हर जगह क्वेश्चन मार्क है कितने का सीआरआर क्रिएट करना चाहिए। तो एक सिंपल बात बताऊं, सपोज तुम 10 लाख की फेस वैल्यू, अब देखो जब भी अपन सीआरआर बात कर रहे हैं हर बार पूरी वैल्यू फेस वैल्यू की बात करेंगे, प्रीमियम की मैं कभी भी बात ही नहीं करता सीआरआर के लिए। ठीक है, तो अब सपोज 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर मेरे को रिडीम करने हैं, लेकिन ये रिडम्पशन के लिए मैंने 3 लाख रुपए तो फ्रेश इशू किया। 3 लाख रुपए फ्रेश इशू किया मतलब 3 लाख के न्यू शेयर्स इशू कर दिए। तो आइडियली मुझे सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा, मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा, देखो 10 लाख माइनस 3 लाख, 7 लाख का मेरा सीआरआर बनेगा। ठीक है, यानी अगर सिंपल बात बताओ कितने का सीआरआर बनाना है, सबसे पहले तो ले लो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने के रिडीम कर रहे हो, उसमें से बच्चों क्या कर देना, फ्रेश इशू माइनस कर देना। फ्रेश इशू माइनस कर दिया तो बच जाएगा तुम्हारा कितने का सीआरआर क्रिएट करना है। अच्छा बच्चों, फ्रेश इशू कहां दिया हुआ रहेगा, फ्रेश इशू क्वेश्चन में गिवन रहेगा कितने का अपन फ्रेश इशू कर रहे हैं, जितने का भी तुम लोग फ्रेश इशू कर रहे रहेंगे उतने का तुम लोग क्या कर देना, उसका सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब बात अपन फ्रेश इशू की भी करेंगे तो किस पे, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू पे, इसकी भी बात किस पे करेंगे, फेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सीआरआर कितने का बनाना है। कुछ क्वेश्चन में उल्टा पूछा, कुछ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फ्रेश इशू कितना करना है। क्या पूछा कुछ क्वेश्चन में, फ्रेश इशू कितना करना है। तो फ्रेश इशू कितना करना है ये कैसे निकालूंगा, इसका भी एक क्रक्स है। सपोज मेरे को 10 लाख के रिडीम कर दे,
ठीक है, कितने के रिडीम करने हैं? 10 लाख। लेकिन मेरे पास फ्री रिजर्व्स जो है वो सिर्फ 5 लाख के है। मतलब मैं सीआरआर कितना बना सकता हूँ? सीआरआर सिर्फ 5 लाख ही बना सकता हूँ। तो बच्चों 5 लाख क्या करना पड़ेगा? 5 लाख मेरे को करना पड़ेगा फ्रेश इशू। ठीक है, तो यानी सिंपल बात बताओ तो दो तरीके से, या तो तुमको फ्रेश इशू कैलकुलेट करने बोलेगा या तो सीआरआर कैलकुलेट करने बोलेगा। ठीक है, अच्छा सीआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सिंपल बात है, एकदम सिंपल टर्म, फेस वैल्यू लो, जितने का रिडीम करना है उसमें से कितने के फ्रेश इशू किए बच्चे का सीआरआर बना लेना। अच्छा क्वेश्चन में सीआरआर नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा फ्रेश इशू कितना कर सकता, कितना करना पड़ेगा। तो 10 लाख का रिडम्पशन है, 5 लाख सीआरआर बना सकता हूँ, तो कितने का फ्रेश इशू करूंगा? 5 लाख का फ्रेश इशू करूंगा। ठीक है, ये क्रक्स से एकदम शॉर्टकट है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ भी, इंपॉर्टेंट क्रक्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम जो अपना सा था सपोज 10 लाख, लेकिन उसमें से लेस फेस वैल्यू ऑफ न्यू इशू, 3 लाख की फेस वैल्यू के न्यू इशू किए, तो कितने का सीआरआर बना पड़ेगा? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर 7 लाख। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया? कितने का फ्रेश इशू कलेक्ट करना पड़ेगा? तो तुमको देख लो, ध्यान दो, सपोज 10 लाख था लेकिन प्रॉफिट डिविजिबल सीआरआर बनाने के लिए 5 लाख ही अवेलेबल है, तो 5 लाख का कंपलसरी न्यू इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन होगा या तो ये क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन में दोनों भी एक साथ नहीं पूछेगा। या तो तुमको पूछेगा सीआरआर कितना बनाना है, या तो तुमको पूछेगा फ्रेश इशू कितना करना है। ठीक है, तो दोनों भी एकदम सिंपल है, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपल बात बताओ तो अच्छा, जब भी सीआरआर या फ्रेश इशू की बात करूं, मैं हर बार किसकी बात करूंगा? फेस वैल्यू की बात करूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात नहीं कर रहा मैं, या प्रीमियम की बात कभी नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, देखो ध्यान देना, कंडीशंस फॉर रिडम्पशन। अगर मैं कब प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकता हूं? व्हेन इट इज ओनली फुल्ली पेड। अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है तो उसको मैं रिडीम नहीं कर सकता। ठीक है, देखो ध्यान देना, फुल्ली पेड है तो ही रिडीम करूंगा, पार्टली पेड है तो रिडीम करूंगा क्या? नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में बोल दिया पार्टली पेड को रिडीम करने, तो सर वो क्वेश्चन में क्या करना? पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद रिडीम करो। देखो बच्चों गड़बड़ की बात नहीं है, देखो ध्यान देना आराम से, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम हो सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन में पार्टली पेड रिडीम करने बोला तो वहां पे मैं क्या करूंगा? देखो अगर कोई क्वेश्चन में पार्टली पेड रिडीम करने बोला तो मैं क्या करूंगा? पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब जितने पैसे आना बाकी हो मंगा लूंगा, फिर उसके बाद में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा कांट रिडीम आउट ऑफ कैपिटल। अच्छा प्रीमियम और रिडम्पशन जो होगा वो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम या प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कहीं से भी ले सकता हूँ। मेथड ऑफ रिडम्पशन, फ्री रिजर्व से या फ्रेश इशू से, तुमने ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। सीआरआर बनाना, when redemption is done out of profit and nominal amount of shares redeemed must be transferred to the CRR। nominal value of share redeem मतलब face value of share redeem, जितने के रिडीम कर रहे हो उतना तुमको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर। अच्छा सीआरआर कहाँ यूज हो सकता है? सीआरआर एक जेल है, जेल सिर्फ कब टूटेगी? बोनस देने पे। ठीक है, तो सीआरआर क्या है? जेल है, लेकिन जेल कब टूटेगी? बोनस देने पे। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे एक और बार मैंने क्रक्स वही लिखा हुआ है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, जितने के कर लिए उतने का मेरे को यहाँ पे सीआरआर बनाएगा, जैसे नीचे बताया वैसे ही वापस से एक और बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा अगर कभी मैं रिडम्पशन पे प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ तो वो केस में क्या होगा? देखो अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ तो जनरली या तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी सेट ऑफ हो सकता या फिर पीएनएल से भी सेट ऑफ हो सकता, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है तो। बट आईसीआई क्वेश्चन में जनरली इन्होंने पीएनएल फॉलो किया, तो कहीं पे भी प्रीमियम और रिडम्पशन देखिए कहाँ लेके जाओ? बिंदास पीएनएल। आइडियली होना क्या चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम को जाना चाहिए, लेकिन आईसीआई लेके जा रहा है पीएनएल, तो हम भी कहाँ लेके जाएंगे भैया? आईसीआई लेके या पीएनएल, तो हम भी जाएंगे पीएनएल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। आईसीआई पीएनएल में लेके हम भी पीएनएल में लेके चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब जर्नल एंट्री बता दो। सबसे पहले न्यू इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ, इसकी तो तुमको पता रहना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट पार, पार वैल्यू पे मतलब क्या? 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर 10 लाख पे रिडीम कर दिया, ऐसे सिनारियो में पार पे रिडीम हो रहा है, एंट्री क्या होगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यानी पार पे रिडीम हुआ। लेकिन अगर कहीं पे प्रीमियम आया तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा पेमेंट करना है तो वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये जो प्रीमियम है ना बच्चों,
आइडियली होना कहाँ जाना चाहिए था, फर्स्ट प्रायोरिटी में जाना चाहिए था सिक्योरिटीज प्रीमियम को, लेकिन मैंने तुमको बताया आईसीआई किसको डेबिट करता है, पीएनएल, तो तुम क्या डेबिट कर देना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये कब आएगा प्रीमियम, जब क्वेश्चन में बोला कि प्रीमियम पे रिडीम किया, क्वेश्चन में बोला प्रीमियम पे रिडीम किया, क्वेश्चन भगवान है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या बोला हुआ है, फिफ्थ एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ सीआरआर, सीआरआर में ट्रांसफर करना है, जहां जगह दिखी उठा के जेल में डालो, जहां जगह दिखी उठा के जेल में डालो। तुमको कितने के जेल में डालने हैं, सीआरआर तुमको अमाउंट आ गया कितना जेल में डालना है, जनरल रिजर्व उठा के जेल में डालो, पीएनएल उठा के जेल में डालो, और कोई डिविजनल प्रॉफिट उठा के जेल में डालो। कब तक, जब तक तुमको जितने का सीआरआर बनाना है वो फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, अब देखो इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था, मोदी जी में ऐसी गया, मोदी जी को था कि भाई मैं एटलीस्ट 9-10 टेररिस्ट बेस कैंप उड़ाऊंगा, जब तक उनका 9-10 का टारगेट नहीं हुआ तब तक वार चालू रखा, जैसे ही 9-10 टेररिस्ट बेस कैंप खत्म हो गए उसके बाद उन्होंने बोला वार खत्म, ढप्पा। ठीक है, तो अपने को भी ऐसे ही करना है, देखो क्या करना है अपने को, जब तक मेरे को जितने का सीआरआर बनाना है तब तक लेते चलो रिजर्व, एक बार मेरे को जितने का सीआरआर बनाना है उतना बन गया तो उसके बाद खत्म। ठीक है, तो काफी इजी एंट्री है जब ट्रांसफर ऑफ सीआरआर की। अच्छा, सीआरआर मेरे लिए एक तरीके से रिजर्व का पार्ट है, यानी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इसलिए कैपिटल साइड। अच्छा, ये गलती से यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की एंट्रीज आ गई नोट्स में, लेकिन ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट करेक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो, तुमको सीआरआर का रूल समझा क्या बच्चों? देखो, या तो क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करने बोलेगा, एक तो या तो बोल सकता है फ्रेश इशू कितना करना है वो बोल दे, या फिर सीआरआर कितना बनाना है वो बोल दे। ठीक है, चलो आ जाओ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ बच्चों। सर प्रीमियम और जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो कर सकते हो, पीएनएल की जगह जनरल रिजर्व लिख सकते हो जब तुमको दिख रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड है, मैं वही बता रहा हूँ बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो। लेकिन मैं तुमको आगे बताऊंगा, मॉड्यूल के हर क्वेश्चन में इन्होंने पीएनएल लिया, इसलिए मैं तुमको पीएनएल लेने बोल रहा हूँ। सर बैंक में बैलेंस भी देखना पड़ता है ना, इफ कम है तो फ्रेश इशू करना पड़ेगा, डेफिनेटली यस, मेरे को बैंक में बैलेंस चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी बैंक बैलेंस कम है क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बोला तो भी तुम बैंक बैलेंस देख लेना, बैंक में बैलेंस है यानी एटलीस्ट जितना बैंक में बैलेंस है रिडम्पशन के लिए बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज मेरे को फ्रेश इशू करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी करेक्ट समर्थ। सर प्रीमियम जनरल रिजर्व को कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली जनरल रिजर्व से कर सकते हो बच्चों, जनरल रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो, पीएनएल से कर सकते हो। मैं तुमको पीएनएल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आईसीआई के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पीएनएल, तो जो आईसीआई के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फॉलो किया गया है मैं तुमको वही एडवाइस करूंगा एग्जाम में ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, है ना। आगे बता भी दूंगा, देखो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आराम आराम से इसको समझेंगे। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, 80,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 75 पेड अप, 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर 75 पेड अप। क्या बच्चों बताओ मेरे को, मैं इसको रिडीम कर सकता हूँ क्या, बताओ क्या मैं इसको रिडीम कर सकता हूँ? अगर रिडीम नहीं कर सकता तो मेरे को पहले कितने पैसे मंगाने पड़ेंगे, बताओ बच्चों कितने पैसे मंगाने पड़ेंगे? देखो ध्यान देना, 80,000 के हैं, 75 पेड अप और 25 रुपए मंगाने पड़ेंगे, यानी कितने मंगाने पड़ेंगे? नहीं, सबसे पहले आंसर आया दिशा सोनी का, नहीं, 20 लाख रुपए मेरे को और मंगाने पड़ेंगे। कितने मंगाने पड़ेंगे? 20 लाख। मैं डायरेक्टली 60 लाख को रिडीम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, रियलाइज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 20 लाख रुपए मंगाने पड़ेंगे, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला देखो ध्यान देना, अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट 31 मार्च एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बच्चों क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑफ 5% होगा। अच्छा, कितने का प्रीमियम? सबसे पहले तो मैं 60 लाख से बात ही नहीं करूंगा, बात कितने करूंगा, 80,000, मतलब 80 लाख से ही बात करूंगा। क्यों 80 लाख से? क्योंकि 60 लाख तो मैं रिडीम ही नहीं कर सकता, मैं रिडीम कितना कर सकता, 80 लाख। अच्छा, कितने के प्रीमियम पे? 5% प्रीमियम, तो 80 लाख का 5% प्रीमियम कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे 4 लाख रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला, अच्छा यहाँ पे देखना जनरल रिजर्व 85 लाख का है, यानी जनरल रिजर्व फुल्ली कैपेबल है रिडम्पशन के, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा तो इन्होंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन
द कंपनी मेक्स राइट इशू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। 60,000 इक्विटी शेयर्स है। अच्छा, आइडियली 60,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, मैंने तुमको बताया अपन सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, अपन सिर्फ प्रीमियम कंसीडर नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू पे ही कंसीडर करना है। लेकिन आइडियली ये कितने थे, 110 रुपए वाले थे, ठीक है। अब 110 के बारे में आगे क्या डिटेल गिवन है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 25 बीइंग पेबल ऑन द एप्लीकेशन, मतलब 25 रुपए एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो इसमें से ले लूंगा 60,000 के 25 रुपए आ गए एप्लीकेशन पे, तो कितने आए देखो एप्लीकेशन पे, 60,000 इंटू 25 यानी 15 लाख रुपए मेरे आ गए एप्लीकेशन पे, जो मैं कंसिडर भी कर सकता हूँ फ्रेश इशू के पार्ट में। अच्छा, 45 रुपीज आए इंक्लूडिंग प्रीमियम। लेकिन बच्चों मेरे लिए फ्रेश इशू का प्रीमियम काम का नहीं है। क्यों प्रीमियम काम का नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ नॉमिनल वैल्यू कंसिडर करता, तो 45 में प्रीमियम इंक्लूडेड है। अच्छा बच्चों, 45 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, प्रीमियम था 10 का, यानी आइडियली कितना था 35, तो यानी मैंने इशू कितने का किया, 35 इंटू 60,000, ये आ गए 21 लाख रुपए मेरे पास आ गए। कब, अलॉटमेंट पे। ये आए 15 लाख एप्लीकेशन पे और 21 लाख आए अलॉटमेंट पे। आगे फाइनल कॉल बोलना चाहिए था। अच्छा, अलॉटमेंट कब था, 1 अगस्त 2024 को बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट ड्यू था। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड बाय 25 मार्च, यानी अलॉटमेंट मनी ही 25 मार्च तक आया। अच्छा, मेरे को रिडीम कब करना है, 31 मार्च। यानी बच्चों यहाँ पे फाइनल कॉल तो आया ही नहीं, और अगर फाइनल कॉल तो आया ही नहीं, तो फाइनल कॉल को आया नहीं मतलब मैं फाइनल कॉल यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, देखो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 25 मार्च तक मेरे को अलॉटमेंट मनी आया है, यानी 31 मार्च तक जादू थोड़ी है तुम पूरा फाइनल कॉल लेके आ जाओगे। यानी ये क्वेश्चन में फाइनल कॉल नहीं आया, यानी फ्रेश इशू के लिए मेरे को सिर्फ 21 और 15 लाख कंसिडर करने पड़ेंगे, यानी 15 लाख प्लस 21 लाख, 36 लाख ही मैं फ्रेश इशू कंसिडर कर सकता। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स। ऐसा नहीं सिर्फ नाम के लिए शेयर इशू कर दिया। बोलने का मतलब क्या है कि शेयर इशू करोगे तो उसके बदले में पैसे भी आना जरूरी है। सिर्फ शेयर इशू करना नहीं चलेगा बच्चों, शेयर इशू करा उसके बदले पैसे भी आने चाहिए। तो यहाँ पे पैसे कितने आए, 36 लाख, जिसमें भी मैं प्रीमियम को कभी काउंट नहीं करता, तो प्रीमियम अपन लेते ही नहीं थे, प्रीमियम लिया ही नहीं। अब देखो यहाँ पे सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्जन कितने का है, देखो 80 लाख का रिडम्पशन है, फेस वैल्यू है ना, अपन फेस वैल्यू लेते बच्चों, 80,000 शेयर थे, 80,000 प्रेफरेंस शेयर थे, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, यानी 80 लाख का है। इसमें से फ्रेश इशू कितने का किया, 36, तो सीआरआर कितने का क्या बनाना पड़ेगा, 80 लाख माइनस 36, क्या बात है, 2-3 जनों का आया है, ठीक है। 44 लाख का मेरे को बनाना पड़ेगा, 44 लाख का मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनेगा यहाँ पे मेरा 44 लाख का। दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रक्स, ये क्वेश्चन में 44 लाख का सीआरआर बनेगा, ठीक है। क्या बात है, काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम आगे देखेंगे, द प्रेफरेंस शेयर वाज ड्यूली रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब सीआरआर बनाने के बाद इन्होंने रिडीम कर लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री टू गिव द अबाउट इफेक्ट। सबसे पहले तो शेयर इशू करने हैं बच्चों, देखो ध्यान देना, एक तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन 25 रुपए 15 लाख रुपए की एंट्री होगी, देखो ध्यान देना, वही हो गया, क्या हो गया देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15 लाख, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करना था, अलॉटमेंट मनी 45 से ड्यू हुई, भले ही अपन ने इसके लिए 35 कंसिडर किया, लेकिन ड्यू हुआ 45, 45 इंटू 60,000 यानी 27 लाख रुपए दे, देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी, 27 लाख, तो देखो ध्यान देना, अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट ड्यू 27 लाख, लेकिन उसमें से प्रीमियम था कितने का, 6 लाख का तो प्रीमियम था, देखो 27 लाख लेकिन 6 लाख का प्रीमियम है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 21 लाख। अच्छा, बाद में बैंक से पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27 लाख आ भी गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, आइडियली इसके बाद मेरे को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहिए। इन्होंने पहले एंट्री करी है रिडीम्शन की, लेकिन अपने को इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। अब देखो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने के होंगे, देखो ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे 80 लाख, इसके ऊपर प्रीमियम मेरे को पे करना था 4 लाख का 5%,
यानी 80 लाख के प्रेफरेंस शेयर ड्यू है, 5 लाख का प्रीमियम ड्यू है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 80 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 4 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर चला जाएगा। देखो इन्होंने वही किया क्यों, यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 4 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 84 लाख, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 84 लाख। बट बच्चों लेकिन मैंने बताया तुमको यहाँ पे कितने का कॉल बाकी है, 20 लाख का कॉल बाकी है। तो सबसे पहले रिडम्पशन के लिए फुल्ली पेड करना पड़ेगा। फुल्ली पेड करना पड़ेगा मतलब 20 लाख के पैसे मंगा लो, 20 लाख के पैसे मंगा लो, मतलब एंट्री क्या होगी देखो ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ये दो एंट्री काफी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने तुमको स्टार्ट में बताई थी, अपना खाली टिक करना रह गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों सीआरआर क्रिएट करना है और प्रीमियम को मैं कहा लेके जाऊंगा पीएनएल में। मैंने तुमको बताया प्रीमियम को पीएनएल में लेके जाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने कहा लिया देखो। अच्छा, इन्होंने जनरल रिजर्व को ले लिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जनरल रिजर्व को भी ले सकते हो, पीएनएल को भी ले सकते हो, क्वेश्चन में सिर्फ शायद से जनरल रिजर्व था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पीएनएल था ही नहीं, क्वेश्चन में पीएनएल था ही नहीं, इसलिए इन्होंने सिर्फ जनरल रिजर्व को लिया। उसके अलावा 44 लाख मेरे को सीआरआर कन्वर्ट करना है। 44 लाख सीआरआर बनाने के लिए सीआर लायबिलिटी यानी सीआरआर क्रेडिट कर दूंगा और जनरल रिजर्व डेबिट कर दूंगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 44 लाख का कवर अप हो गया, है ना। चलो यहाँ पे अपना एक और क्वेश्चन हो गया। अच्छा, बाद में इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, बैलेंस शीट ध्यान से देख के बताना, ठीक है। यहाँ पे तुमको नोट्स टू अकाउंट भी बनाना था, नोट्स टू अकाउंट बनाने, नोट्स टू अकाउंट बना के देना सेम तरीके से, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट बनाना काफी इजी है, खाली इशूड सब्सक्राइब ऑथराइज्ड होगा तो ऑथराइज लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस अलग से लिखना, खाली एडलेस करके हर जगह पे तुमको अमाउंट पूरे बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है बच्चों, काफी इजी है प्रेफरेंस शेयर, एक्चुअली बताओ तो काफी इजी है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का क्रक्स है सीआरआर वाला। चलो अब देखो बच्चों, ये वाला वापस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ हरिओम। अब इन्होंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर द कंपनी इशूड 5000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो वापस से अगेन प्रीमियम मेरे लिए सीआरआर के लिए रिलेवेंट नहीं होगा। सबसे पहले तो तुमको यहाँ पे सीआरआर कितना जरूरत है वो बताऊंगा। कितने के प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है फुल्ली पेड। इसमें से फ्रेश इशू कितने का कर रहा हूँ, 5000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के ईच, यानी फ्रेश इशू की फेस वैल्यू हो गई 50,000। यानी मेरे को यहाँ पे बच्चों कितने का सीआरआर बनाना पड़ेगा, 50,000 का बच्चों क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, सीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला आगे, कंपनी ने 70,800 की सोल्ड इन्वेस्टमेंट करी 17,800 पे। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 17,800 पे बेच दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना कितने पे, 10% प्रीमियम पे, यानी 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 1,10,000 पे रिडीम कर दूंगा। वन बाय वन एंट्री करो, 5,000 इक्विटी शेयर इशू करना था, एंट्री क्या होगी देखो ध्यान देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने पे आ जाएंगे देखो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, कॉल वॉल तो डायरेक्टली 5,000 इक्विटी शेयर है, प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, यानी 10 का 10% प्रीमियम, यानी 1 रुपए का प्रीमियम हो गया, यानी 11 पे, यानी 55,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। तुम डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 55 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000, ठीक है। इन्होंने वही किया, बैंक अकाउंट डेबिट 55 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 55, पहले ड्यू किया, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम बाद में अलॉट किया। तो यहाँ तो तुम दोनों भी एंट्री कर सकते हो, ये दोनों की कंबाइन एंट्री भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बेच दी 17,800 की, 17,800 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, ठीक है। 17,800 रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, यहाँ पे 17,800 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो ठीक है। 17,800 की इन्वेस्टमेंट बेचने का क्या करूंगा देखो ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट चलेगी, तो एंट्री क्या कर दूंगा 17,800 की बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, अच्छा यहाँ पे ऊपर एसेट दिए हुए थे बच्चों, ठीक है, एसेट अपन ने देखे नहीं। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 60,000, 60,000 रुपए की कॉस्ट की चीज 17,800 पे बेचा, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,800 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट 10,800 का मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला देखो ध्यान देना, एक मिनट सर, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं कि नहीं,
फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। एक डाउट आया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों सीआरआर के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट इज फ्री रिजर्व नहीं है। मैं सीआरआर सिर्फ उसी में से क्रिएट कर सकता हूं जो मैं डिविडेंड देने के लिए यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं करता, यानी उससे सीआरआर भी बना नहीं सकता, ठीक है। चलो वेरी गुड, समर्थ ने करेक्ट आंसर भी दिया है, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ तक आ गया। मेरे को डायरेक्टली क्या करना है, ये सारी एंट्री होगी, रिडम्पशन की एंट्री कर दो, 10,000 प्रीमियम पे रिडम्पशन करूंगा। तो देखो ध्यान देना, रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन और टू चलेगा 8% प्रेफरेंस शेयर ऑन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,10,000 रुपए पे कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद 10,000 प्रीमियम, यहाँ पे देखो मैंने तुमको क्या बोला था, जनरली ये लोग प्रीमियम को कहा लेके जाते, P&L। पिछले क्वेश्चन में उनको कैपिटल रिजर्व के सिवा ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन ही नहीं था इसलिए मैंने सीआरआर लिया था, लेकिन जनरल रिजर्व लिया था, लेकिन यहाँ पे ये लोगों ने कहा लेके गए, P&L को लेके गए। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे 50,000 का सीआरआर क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे 50,000 का क्रिएट करना है, P&L में बैलेंस दिख रहा है तो P&L से क्रिएट कर दो सीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में अगर तुमको थोड़ा सा आगे की बात बताते जाऊँ ना, तो अगर एक बात बच्चों ध्यान देना, 55 का तो सर P&L में बैलेंस है, 10,000 रुपए का तो प्रीमियम दिया और 50,000 का सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, यानी 55,000 के अगेंस्ट 60,000 क्रिएट कर रहा हूं मैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये वैसे काउंट नहीं होता। P&L तुम कभी भी कितना भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन में, क्योंकि P&L का डेटा गिवन नहीं होता ड्यूरिंग देयर कितना प्रॉफिट कमाएगा, इसलिए यहाँ पे अपन ने एक्सेस P&L यूज किया, P&L एक्सेस यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि P&L को यूज कर लेना बिंदास बेझिझक, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। ट्रिनिटी की समराइज बैलेंस शीट दी हुई है, अपने को क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान देना। फॉर द ईयर एंडेड कंपनी मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 35,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, 20,000 रुपए, ठीक है। 35,000 कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ। द फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू द कंपनी ऑपरेशन, इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी यहाँ पे मेरे को इतनी एंट्रीज पास करनी है। आरटीपी जैन 2025 का क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मेरे को सारी की सारी जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर वाज पेड, सबसे पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे इन्होंने पे करने बोला। कितने का प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा, देखो 1,00,000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे एट द 10%, तो 1,00,000 का 10% कितने का प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा, चलो किसी का आंसर आ रहा है क्या चेक करते हैं, ठीक है। कितने का बनेगा, 1,00,000 का 10%, मतलब 10,000 का मेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा डिविडेंड किस में से दूंगा बच्चों, देखो ध्यान देना, यहाँ पे बहुत कुछ है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, लेकिन ऑफकोर्स डिविडेंड देना है तो डिविडेंड में किस में से दूंगा, प्रॉफिट्स में से दूंगा, मतलब P&L में से मैं डिविडेंड पहले दे दूंगा, ठीक है। तो 10,000 रुपए की डिविडेंड की एंट्री, देखो ध्यान देना, सबसे पहले डिविडेंड ड्यू करेंगे, डिविडेंड टू बैंक और P&L टू डिविडेंड, ठीक है। देखो इन्होंने एक तो डिविडेंड टू बैंक ड्यू किया, फिर उसको मैंने P&L से 10,000 रुपए सेट ऑफ कर दिए, 10,000 का आ गया डिविडेंड। अच्छा आगे क्या बोला, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वाज द सेम, मतलब कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ू तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पूरे सेम रहेंगे। कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, अब देखो कंपनी ने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ध्यान देना, क्या मैं प्रेफरेंस शेयर डायरेक्टली रिडीम कर सकता हूँ क्या, यस। यहाँ पे कितने के प्रेफरेंस शेयर है, 1,00,000 10% प्रीमियम पे। अब मेरे को यहाँ पे कैपिटल रिजर्व पे कितना लेके जाना पड़ेगा, मैंने फ्रेश इशू किया है क्या क्वेश्चन में, देखो बोनस शेयर इशू किया, बोनस शेयर इज नॉट अ फ्रेश इशू। टू मीट कैश रिक्वायरमेंट में रिडम्पशन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, इन्वेस्टमेंट 90% प्रॉफिट में बेचे, क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में बोला हुआ नहीं है, उसके अलावा सीआरआर के बारे में भी बोला हुआ नहीं है, ठीक है। अब ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, देखो बच्चों डायरेक्टली मैं तुमको बोलूंगा, डायरेक्टली तुम क्या कर लो, कैलकुलेट किया ना कितना सीआरआर को जाएगा, 0 फ्रेश इशू। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे 1,00,000 की फेस वैल्यू वाला अमाउंट, देखो ध्यान देना बच्चों, 1,00,000 की फेस वैल्यू वाला अमाउंट मैं रिडीम कर रहा हूं, और यहाँ पे फ्रेश इशू किया 0, तो पूरा 1,00,000 का 1,00,000 क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। अच्छा एक और बात, क्या मैं 1,00,000 का सीआरआर बनाने के कैपेबल हूं क्या, अगर तुम यहाँ पे देखेंगे जनरल रिजर्व में बैलेंस है, P&L में भी बैलेंस है, मतलब मैं 1,00,000 का सीआरआर बनाने के लिए कैपेबल हूं, ठीक है। अच्छा कैश के लिए सर, अब यहाँ पे आप कैश का चेक नहीं कर रहे, इन्होंने खुद बोल दिया कि कैश रिक्वायरमेंट मेट करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो पहले तो अपन क्या कर लो, पहले तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कर दो। इन्वेस्टमेंट कितने के थे, देखो ध्यान देना, 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट थे, क्या बोला, 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट 90% पे बिके, यानी इन्वेस्टमेंट पे 90,000 रुपए में बिके, 20,000 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट के क्या हो गया, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे हो गया लॉस, ठीक है। तब देखो इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेचूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मेरे को रिडम्पशन ड्यू करना है, रिडम्पशन ड्यू करना है 1 लाख का। तो 1 लाख में 10,000 प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान देना, इन्होंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे दिए 1,10,000। अच्छा, ये 10,000 का मैंने तुमको बताया भी था। 10,000 बच्चों क्या करते हैं अपन, मैंने तुमको इतनी बार बोला 10,000 रुपये बोला P&L में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर ऑन टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 रुपए, ठीक है। तो ऐसा 10,000 P&L में चले जाएगा। मैंने तुमको बोला भी है P&L में जाता है, जनरल रिजर्व में मत डालना, जहां तुमको P&L दिखे पहले P&L में डालना, ठीक है। चलो आगे क्या बोला, अब देखो ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 पैसे दे दिए। यहाँ पे कितने का कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना था, यहाँ पे 1 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना था। तो 1 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व भी क्रिएट कर दूंगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपए क्रिएट कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन में एक और क्रक्स बाकी है। क्वेश्चन में क्या बोला, द कंपनी इशूड अ बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड, इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। मतलब 1 को 2 दे रहे, 1 को 2 कितने देखो शेयर हेल्ड है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 1 को 2 दे रहे हैं, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर दूंगा मैं। एक सेकेंड वापिस से पढ़ते, कंपनी इशूड अ बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज ऑन 31 मार्च 2021। यानी हर एक को मैंने रेशियो देना चाहिए 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। अब यहाँ पे देखोगे अगर तुम, तो इक्विटी शेयर हेल्ड कितना है, देखो ध्यान देना, 10,000, हर एक को 2 देना है, यानी मेरे को 20,000 देना है। 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए मेरे को बोनस शेयर देने। अच्छा, जब भी बोनस शेयर देते मैं सारे रिजर्व यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन सबसे पहले यूटिलाइज कौन सा करता था, सबसे पहले मैं यूटिलाइज करता था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर तुमको याद हो, बोनस शेयर में सबसे पहले CRR यूज करते हैं। और बच्चों तुमको ये देखो, यहाँ पे CRR भी अपन ने कितने का क्रिएट किया था, 1 लाख। तो 1 लाख का मैंने क्या यूज कर लिया, CRR यूज कर लिया। अच्छा बच्चों, जनरल रिजर्व कितना यूज करूंगा, यहाँ पे 1,20,000 का था जनरल रिजर्व, लेकिन इसमें से 1 लाख का तो CRR बना चुका था। तो 20,000 का क्या यूज कर दूंगा, जनरल रिजर्व यूज कर दूंगा। तो 20,000 का ले लिया जनरल रिजर्व। अच्छा, उसके बाद क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में बोनस देने के लिए यूज कर सकता हूँ क्या, यस बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोनस देने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 70 का था, वो डेबिट कर लिया, बचा कुचा कार्ड से ले लिया, P&L टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब तुम वंडर कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि सर बोनस की एंट्री यहाँ पे क्यों दिया। तुमको पता है यहाँ पे बोनस की एंट्री क्यों दिया, क्योंकि वो चेक करना चाह रहे हैं कि तुम CRR को यूज करना तुमको आता है या नहीं। CRR को यूज करना आता है या नहीं, वो चेक करने के लिए तुमको यहाँ पे बोनस की भी एंट्री दी हुई है। तो CRR को यूज करना तुमको आना चाहिए। CRR के अगेंस्ट में तुम बोनस शेयर्स दे सकते हो, डेफिनेटली बोनस दे सकते हो, एकदम आसानी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे साथ में बोनस को भी क्लब कर दिया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्रक्स खाली इतना ही है कि मेरे को CRR के अगेंस्ट बोनस शेयर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर वॉज पेड बोला तो अज्यूम ऑलरेडी पेड अज्यूम नहीं कर सकते थे क्या बच्चों, क्या बोला हुआ है, पेड समर्थ कहाँ बोला हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर वॉज पेड। अब मेरे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है 31 मार्च 2024, ईयर एंड 31 मार्च 2024। और अगर तुम नीचे जर्नल एंट्री देखोगे तो जर्नल एंट्री रिगार्डिंग ऊपर के रिक्वायर्ड जितने भी पॉइंट है उसके रिगार्डिंग मेरे को एंट्री देनी है, इसलिए इन्होंने एंट्री की है। आइडियली तुम एंट्री नहीं करोगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, यहाँ पे अगर उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये तुम बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 2023, और नीचे डेट गिवन कब किया, 31 मार्च 2024, इसलिए डिविडेंड पेड की भी एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे करना है ना। चलो और क्या डाउट है सर, MCQ पेपर में ब्लैक पेन और पेंसिल क्या यूज करना है, पेंसिल यूज करना है बच्चों। MCQ पेपर में पूरा पेंसिल से टिक करना है, ठीक है। हाँ, पेंसिल भी वो बोलते हैं, एक्चुअली बोला गया है एज पर रूल एक्स्ट्रा डार्क HB उसका समथिंग है, वो पेंसिल रहनी चाहिए अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क वाली, ठीक है। तो पेंसिल यूज करना डेफिनेटली। क्यों, इसका बेनिफिट भी यही है, अगर तुमको कोई आंसर बाद में रिवाइज करना है तो तुम डायरेक्टली रफ करके वापस से रिवाइज कर सकते हो आंसर, इसलिए पेंसिल यूज करना चाहिए। और डेफिनेटली एज पर ICI गाइडलाइंस में पेंसिल अलाउड है और पेंसिल यूज करना चाहिए। तो कोई गड़बड़ाहट में पेन से मत कर देना MCQ पेपर, ठीक है। अच्छा, तुम अकाउंट का पेपर पेंसिल से लिख के आएंगे, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है। मेरे लाइफ पे एकांत सर ने पेंसिल का कुछ तो बोले थे बच्चों, ठीक है। तो अकाउंट का पेपर पेन से ही लिखना है, ठीक है, अकाउंट के पेपर में कोई डाउट नहीं। चलो
चलो ठीक है बच्चों, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड showed the following balance as on 31st December 2023. 30,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. 18,000 12% redeemable preference share थे of rupees 10 each fully paid. अब देखो ध्यान देना, कंपनी के बैलेंसेस दिए हुए जिसमें 18,000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। अच्छा, और उसके अलावा 4,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपीज 8 पेड थे। अब देखो बच्चों, ये है फुल्ली पेड वाले और ये हो गए पार्टली पेड। कौन से रिडीम करूंगा, फुल्ली पेड या पार्टली पेड? सर थेरी कब लोगे? थेरी कल लूंगा बच्चों मैं, कल एक आधे घंटे का एक घंटे का सेशन प्लान करके कल शाम में अपन थेरी रिवाइज कर लेंगे, या कल सुबह जैसे भी है मैं बताता हूँ एंड में। पहले यहाँ पे ध्यान दो, चलो मेरे को फटाफट आंसर दो कि यहाँ पे क्या ये वाले प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्या बात है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर को बच्चों क्या आ रहे, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों? क्योंकि फुल्ली पेड है तभी मैं रिडीम करूंगा, पार्टली पेड नहीं रिडीम करूंगा। ठीक है। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? पीएनएल में 80,000 है, जनरल रिजर्व 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000, कैपिटल रिजर्व 21,000। फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, फॉर रिडम्पशन, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे रिडम्पशन पर्पस के लिए क्या बोला, 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each आर इशूड एट अ 10% ऑफ प्रीमियम। ठीक है बच्चों, न्यू इक्विटी शेयर इशू किया, कितने? 3,000 इक्विटी शेयर इशू किए। मैं सीआरआर बनाने के लिए 10 यूज करूंगा, 11 नहीं। तो कितने के फ्रेश इशू है? 3,000 इंटू 10, 30,000 रुपए के मेरे क्या हो गए फ्रेश इशू। एट द सेम टाइम the preference shares are redeemed on 1st January at a premium of 2 rupees per share। अच्छा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं बच्चों। अब प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले रिडीम हो गए? पार्टली पेड रिडीम नहीं हो सकते, मतलब फुल्ली पेड वाले रिडीम हो रहे हैं। यानी कौन से? 10 रुपए ईच, टोटल 18,000 शेयर थे। ठीक है, तो 18,000 इंटू 10 ईच मतलब कितने के? 1,80,000 के रिडीम हो रहे हैं। 1,80,000 में से 30,000 रुपए का हो गया फ्रेश इशू। तो कितने का मेरे को सीआरआर बनाना पड़ेगा? 1,50,000 का मेरे को सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, रिडम्पशन में मैं कितना पे करूंगा? 2 रुपीज पर शेयर प्रीमियम है, 18,000 इंटू 2, यानी मेरे को कितने का प्रीमियम पे करना पड़ेगा? 36,000 का मेरे को प्रीमियम देना है। अच्छा, जब मैं फ्रेश इशू कर रहा हूँ बच्चों, फ्रेश इशू के टाइम पे भी 11 रुपए पे इशू कर रहा था, मतलब 1 रुपए का यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। यानी देखो ध्यान देना, 3,000 रुपए मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या आ जाएगी। ठीक है। इसकी एंट्री कैसे करोगे? सबसे पहले ड्यू कर दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे आएंगे? 30,000 प्लस 3,000, 36,000 रुपीज आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट इन्होंने देखो डायरेक्टली एंट्री की, 30,000 प्लस 3,000, 33,000 रुपीज आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट एंट्री की बिना ड्यू करे। अच्छा, उसके बाद रिडीम कितने के करना है? अब देखो ध्यान देना, 1,80,000 के रिडीम करना है 36,000 प्रीमियम पे। तो 1,80,000 के रिडीम किया 36,000 प्रीमियम पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन देखना, द वेयर अबाउट होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each फुल्ली पेड आर नॉट नोन। अब क्या बोला हुआ है? 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से वो पता ही नहीं है। अब देखो ध्यान देना, 18,000 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है? 18,000। लेकिन 18,000 में से मैं कितने लोगों को नहीं जानता? 100 लोगों को तो मैं जानता ही नहीं, तो उनको पैसे कैसे दूंगा? जब वो मांगने आएंगे तब दे दूंगा, लेकिन अभी तो जानता ही नहीं, तो पैसे कैसे दूंगा? तो यानी मैं पैसे दूंगा 17,900 को। अच्छा, कितने पैसे दूंगा? कितना बोला हुआ है? 2 रुपए प्रीमियम पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, टोटल थे कितने के? 12 रुपए, यानी इंटू 12, यानी पैसे कितने दूंगा? 17,900 इंटू 12, 2,14,800 रुपीज में दे दूंगा। कितने दे दूंगा? 2,14,800 रुपीज। ठीक है, तो 2,14,800 रुपीज इन्होंने दे दिए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, उसके बाद और क्या बोला? बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट 2 शेयर फॉर बीइंग एवरी 5 शेयर हेल्ड। अब इसके लिए तो पहले मैंने सीआरआर कितने का बनाया था? देखो 30,000 रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 30,000 रुपए का सीआरआर बना दो। जनरल रिजर्व, सॉरी, सीआरआर कितने का बना था अपना? 1.5 लाख रुपए का अपना सीआरआर बनने वाला था। ठीक है, तो 1.5 लाख का सीआरआर बना दो। अब सीआरआर बनाने के लिए क्या क्या यूज करूंगा? देखो क्या क्या मेरे पास गिवन था। जनरल रिजर्व 1,20,000 का था, बचा कुचा पीएनएल से ले लो। तो सीआरआर बनाने के लिए देखो, जनरल रिजर्व 1,20 का, बचा कुचा पीएनएल 1.5 लाख रुपए का सीआरआर बन गया। अब आगे बोला बोनस शेयर देना है। बोनस शेयर कितना देना है? 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। अब देखो कितने हेल्ड है टोटल? 30,000 इक्विटी शेयर से 5 हेल्ड को 2 दूंगा,
यानी 12,000 बोनस शेयर दूंगा इंटू 10 यानी 1,20,000 के बोनस शेयर दे दूंगा। अच्छा, बोनस शेयर देने के लिए क्या मैं CRR यूज कर सकता हूँ क्या? यस, CRR यूज कर सकता हूँ। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,20,000 रुपए बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, बाद में ये 36,000 का प्रीमियम जो दिया मैंने बताया था बच्चों, ये 36,000 का प्रीमियम कहाँ डालना है? 36,000 का प्रीमियम डालना है डायरेक्टली PNL में। यहाँ पे भी इन्होंने कहा डाला PNL में, ठीक है। यानी अपन ने 4 क्वेश्चन करे, 4 में से सिर्फ पहले क्वेश्चन में वो कैपिटल जो था वो जनरल रिजर्व को लेके गए थे, बाकी सारे क्वेश्चन में PNL को लेके गए। इसलिए मैंने तुमको बोला जो प्रीमियम है रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर उसको कहाँ पे लेके चले जाओ, उसको PNL में लेके चले जाओ। इन्होंने भी PNL में लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकमेंडेशंस रहेगी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एक बार मेरे रिकमेंडेड रहेंगे, कर लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्रक्स बताओ तो प्रेफरेंस शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स CRR का ही है। CRR कितने क्रिएट करना है? फ्रेश इश्यू माइनस करके CRR क्रिएट कर सकते हो, इतना ही पॉइंट है। CRR में से बोनस दे सकते हो। प्रीमियम आया, प्रीमियम जो भी रहा रिडम्पशन के टाइम पे वो मेरा डायरेक्टली का ले लेना, वो मेरा ले लेना डायरेक्टली PNL अकाउंट से सेट ऑफ कर लेना। इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स रहेगा ये चैप्टर के लिए, अदरवाइज ये चैप्टर काफी इजी है बच्चों, है ना। चलो यहाँ तक हो गया, पहले बताओ।